और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर उनकी तारीखों का ऐलान होगा। साथ ही साथ कई दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। फिलहाल जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 3:30 बजे आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए तारीखों का ऐलान होगा। साथ ही कितने फेजेस में वहां पर चुनाव होंगे इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के लिए भी तारीखों का ऐलान होगा। साथ ही इन राज्यों में भी कितने फेजेस में चुनाव कराए जाएंगे उसको लेकर भी डिटेल में चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी जाएगी। इस समय जबकि कोरोना की रफ्तार काफी तेज है, पूरे देश में एक तरह से तीसरी लहर आ चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए यह देखना भी जरूरी होगा कि चुनाव आयोग इसके मद्देनजर और क्या कुछ दिशा निर्देश पॉलिटिकल पार्टीज को भी देती है। तो 3:30 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की, जिसमें कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज को भी, क्योंकि आने वाले समय में किस तरह से रैलीज को अब वो डिजिटलाइज करे, डिजिटल माध्यम से ज्यादा वो अपनी रैलियां करे ताकि लोगों की भीड़ ना उमड़े। इसके साथ ही साथ जब चुनाव होंगे यानी कि इलेक्शन वाले दिन, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ये भी चुनाव आयोग बता सकता है कि बूथ की संख्या जो है वो बढ़ा दी जाएगी ताकि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा ना हो। कोरोना प्रोटोकॉल्स का बाकायदा पालन करना होगा और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो भी नियम कायदे कानून हैं वो बनाए जाएंगे, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य सबसे पहले है, सर्वोपरि है और उसके बाद ही इलेक्शन या फिर चुनाव है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपके पास क्या कुछ जानकारी? 3:30 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग तारीखों का तो ऐलान करेगा ही, इसके साथ साथ और क्या कुछ दिशा निर्देश कोरोना के मद्देनजर दिए जा सकते हैं? अभी तक जो सूत्रों से बात हुई उसमें चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही गाइडलाइन पर और सख्ती क्या हो सकती है इसके बारे में ऐलान हो सकता है, और हो सकता है क्या होगा ही। और इसमें चुनाव आयोग बहुत सारी चीजें साफ कर देगा कि चुनाव आयोग क्या चाहता है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कैसे कराए जाएं, इस पर चुनाव आयोग बहुत सख्त एक्शन लेने वाला है। इस पर बहुत सख्ती बरती जाएगी। आयोग के अधिकारियों का यह कहना है कि गाइडलाइन तो बिहार इलेक्शन के समय 2020 में और 2021 में बंगाल इलेक्शन के समय भी जारी हुई थी, लेकिन उसको लेकर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां मनमानी पर उतारू थी, उन्होंने मनमानी ढंग से प्रचार किए। लेकिन इस बार न केवल एक्शन सख्त होगा बल्कि जल्दी होगा, और ताकि लोगों में संदेश जाए कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कितने जरूरी हैं। आयोग के अधिकारियों का दबी जबान से यह भी कहना है कि हम नहीं चाहते कि मनमानी कोई और करे और अदालतें फिर हमें कहें कि इनके खिलाफ मर्डर का मुकदमा लगाओ। इसलिए आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। ऑब्जर्वर्स की संख्या बढ़ेगी, वीडियो कैमराग्राफी की संख्या बढ़ेगी, और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें पहली बार चुनावी इतिहास में आएंगी जो अब तक नहीं हुई है। यानी पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी ताकि कोई भी उम्मीदवार, कोई भी दल, कोई भी कार्यकर्ता अपनी तरफ से मनमानी ना कर सके। बिल्कुल संजय, लेकिन जब आप ये सारी बातें बता रहे हैं तो अपने आप में सवाल यहाँ पर हिमांशु आपके पास आएंगे। संजय, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जाहिर सी बात है आज ये बड़ी खबर जरूर है अपने आप में कि चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान करने वाला है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझाना जो रैलियों के मामले में अब तक चुनाव आयोग की बात नहीं सुनती आई है, और वो तस्वीरें पश्चिम बंगाल की अभी भी सबके जहन में ताजा है। देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल की जो तस्वीरें हैं वो सबके जहन में हैं। साथ ही साथ बिहार के अंदर भी जिस तरीके से कोविड की फर्स्ट वेव के बाद चुनाव हुए थे और पॉलिटिकल पार्टीज के बाद जो है उन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई थी जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी, और वही हाल पश्चिम बंगाल में हुआ था। अंत में पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने यह कहा था कि शाम को 7 बजे के बाद रैलीज नहीं हो सकती हैं और उसकी संख्या को भी बाउंड कर दिया था। तो कुछ इसी तरीके की चीजें जो हैं इस चुनाव के अंदर भी होंगी, लेकिन जैसा कि संजय बता रहे थे कि इस बार जो है वो इलेक्शन कमीशन और ज्यादा सख्ती करेगा, जिससे जहां कोई गलती हो उसको लेकर उसी वक्त जो है नोटिस किया जाए और उसको जो भी कार्रवाई है वो की जाए, जिससे कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव के अंदर कोविड गाइडलाइंस का जो है उल्लंघन ना कर पाए और पालन करें, जिससे कि चुनाव के अंदर सभी लोग जो है
सुरक्षित भी रहे और कोविड से भी बचे रहे और चुनाव भी संपन्न हो जाए। और उसको लेकर जिस तरीके से संजय भी बता रहे थे और उससे पहले भी कि देखिए जो है इलेक्शन काउंटिंग सेंटर्स, माफ कीजिएगा, जो पोलिंग बूथ है उनकी संख्याओं को बढ़ाया जाएगा और जिससे कि कम से कम लोग जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर रहें और कोविड से बचकर रहें। और उसके लिए जो सेंटर्स बनाए जाएंगे उनमें कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। बाकी राजनीतिक दलों के लिए इस वक्त जो है ये 5 राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इन 5 राज्यों के अंदर से बीजेपी 4 राज्यों के अंदर सरकार में है। उत्तर प्रदेश में उनको पिछली बार प्रचंड बहुमत मिला था, उत्तराखंड में भी उनको प्रचंड बहुमत मिला था, 54 सीटें जीती थी 70 में से। मणिपुर के अंदर उनको 21 सीटें मिली थी लेकिन उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई। इसी तरीके से गोवा में भी उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। पंजाब में बीजेपी का गठबंधन अकाली दल के साथ था और अकाली दल के साथ चुनाव लड़ते हुए बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और उसमें एक नया फ्रंट जुड़ा था पिछली बार पंजाब में, वो है जो आम आदमी पार्टी है। तो एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए इस बार चारों राज्यों के अंदर अपनी सत्ता को बचाना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ पंजाब के अंदर एक नई उपस्थिति दर्ज कराए बीजेपी। इसको लेकर उन्होंने एक नया गठबंधन किया है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी के साथ वो कर रहे हैं, क्योंकि अकाली दल ने किसान आंदोलन को लेकर उनसे समर्थन वापस ले लिया था और एक नई तरीके की सियासत जो है वो पंजाब के अंदर हुई है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर एक नया मुद्दा सामने आया है, उसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं चाहेगी कि वो भी एक राजनीतिक मुद्दा जो है चुनाव में बने। और अब बिल्कुल हिमांशु, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त जिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जरा वो भी हम दर्शकों को बता दें और आप में से कोई हमें कंफर्म भी करे कि अभी जो खबरें आ रही है उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है 6 से 8 चरणों में चुनाव संभव है। तो सूत्रों के हवाले से, क्योंकि ये सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और ऐसे में 6 से 8 चरणों में यहां पर बताया जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। हालांकि 3:30 बजे जो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें इसको लेकर मुहर लग जाएगी। साथ ही साथ आपको हम बता दें, दूसरे राज्यों की भी स्थिति बता दें तो उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में चुनाव की बात कही जा रही है सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है। इसके अलावा पंजाब में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, यह भी खबर सामने आ रही है। तो पंजाब में 2 से 3 चरणों में चुनाव की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में हमने आपको जैसे बताया कि 6 से 8 चरणों में चुनाव होंगे। संजय, आपके पास इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? हमारे पास जानकारी ये है कि आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा मणिपुर में 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं, उत्तराखंड में, पंजाब में 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, 2 से 3 चरण में। उत्तराखंड और गोवा इसमें 1 चरण में चुनाव कराने की बात कही जा रही है। फिलहाल अभी ये सारी जानकारियां सूत्रों के हवाले से हैं, फाइनल 3:30 बजे पता चलेगा। लेकिन कुछ चीजें जो इशारों से बता दी गई हैं और उसमें साफ भी कर दिया गया है कि बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही हर एक बूथ पर अब तक 1500, अधिकतम 1500 मतदाता वोट कर सकते थे, उसकी संख्या 1200 तक कर दी गई है। 1200 करने का मतलब है 1000-1100 लोग हर बूथ पर होंगे। साथ ही आयोग ने यह भी इंतजाम किया है, लोकल प्रशासन जो भी चुनाव अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि मतदाता को अपने घर से निकलकर बूथ तक पहुंचने में 600 से 700 मीटर की दूरी से ज्यादा की दूरी नहीं करनी है। ऐसा इंतजाम किया जाए कि उनके घर के बिल्कुल पड़ोस का जो स्कूल या मतदान केंद्र है वहीं तक वो जाए और सुरक्षित मतदान करके वो वापस आए। इसके अलावा साथ ही ये भी कहा गया है मास्क लगाकर आना जरूरी है, पहचान पत्र के साथ मास्क भी जरूरी है। बिना मास्क के लोगों को वापस भी भेजा जा सकता है कि मास्क लगा कर आइए। वैसे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पिछली बार की तरह वहां मास्क, सैनिटाइजर, इन सारी चीजों का इंतजाम रहेगा। और अगर कोई 80 साल से बुजुर्ग आदमी है या दिव्यांग है या फिर उसमें कोविड के लक्षण हैं, तो ऐसे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें तो वो घर से ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। उनके लिए बैलेट पेपर लेकर टीम जाएगी और वो वहां से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि सुरक्षा इंतजाम सर्वोपरि है और सुरक्षा इंतजाम रखने के साथ ही हर एक मतदाता को मास्क के साथ ही बूथ में एंट्री दी जाएगी, वरना नहीं। बिल्कुल। ऐश्वर्या हमारे साथ बनी हुई है। ऐश्वर्या, जिस तरह से संजय बता रहे हैं, ऐश्वर्या से हम बात करेंगे।
संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात होगी इम्प्लीमेंटेशन। अब खबर जिस तरह से सामने आ रही है और जिस तरह से अब तो 3:30 बजे ये साफ भी हो जाएगा कि कहां पर कितने चरणों में चुनाव होंगे। 6 से 8 चरणों में बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि इलेक्शन भी ठीक से वहां पर हो जाए, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि लोगों को लेकर के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के सतर्कता और सावधानी भी बरतना ये भी बेहद जरूरी होगा। देखिए, जो सबसे अहम सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 8 चरणों में चुनाव होंगे। बिल्कुल 8 चरणों में चुनाव होंगे, इससे बढ़ भी क्योंकि इसकी वजह साफ है कि पिछली बार जो पोलिंग बूथ पे जो वोटर्स की संख्या थी वो 1500 रखी गई थी, लेकिन अब इसको घटा करके 1200 कर दी गई है। यानी एक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को कम किया गया है। वोटर कम नहीं हुए हैं, वोटर्स की संख्या को कम किया गया है ताकि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा सके। आपसे बात करेंगे, जो नियम है उसका पालन किया जा सके। बात करेंगे वोटर्स संतोष, आपसे हम जानकारी लेंगे। दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, फिलहाल जो खबरें आ रही है, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में 2 बड़े सवाल आप लोगों के लिए, और वो चिंताजनक भी इसलिए है क्योंकि ओमिक्रॉन जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी कि लोग किस तरह से बाहर निकलकर चुनाव में भागीदारी अपनी निभाएंगे, और दूसरी तरफ रैलियों को लेकर भी पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान रखना होगा। निश्चित रूप में आपने जो कहा वो महत्वपूर्ण है। माननीय चुनाव आयोग का अभी निर्णय आना बाकी है, और निश्चित रूप में जिन आशंकाओं को आपने व्यक्त किया है वो सारी चीजें उनके विचारार्थ जरूर उनके विचारार्थ होंगे, और जो भी वो आदेश करेंगे वो किन चीजों का उसमें समावेश करते हैं, किनका क्या दिशा निर्देश जारी करते हैं, उसके अनुसार सरकार उनका अच्छा सा पालन करेगी। लेकिन सरकार ने ये निश्चय कर रखा है, विगत कई दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं कि जो जहाँ पे चिकित्सीय उपकरण है, जहाँ पर चिकित्सा के संबंधी व्यवस्थाएं हैं, प्रत्येक जिले के अधिकारियों को, अलग अलग जिला अधिकारियों को, सभी को निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय किया गया है कि किसी प्रकार की भी कोई व्यवस्था है तो वो हर जगह की जाए। विद्यालयों में भी ऑनलाइन टीचिंग को शुरू करा दिया गया है। विश्वविद्यालयों के लिए भी कह दिया गया है, डिग्री कॉलेजेस के लिए भी, कि वो अपने ऑनलाइन टीचिंग को रहेंगे जिसमें सत्र अनियमित ना हो। तो कह सकते हैं कि वैसे अभी जो हमारा कोरोना का मैनेजमेंट रहा है वो पूरा एक मॉडल बना है अन्य राज्यों के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी। जिस प्रकार से यहाँ पर वैक्सीनेशन हमारा जो फर्स्ट डोज है 88% के आसपास लगभग हुआ है, अगर सेकेंड डोज को भी मिला लें तो 50% से ऊपर का ही आंकड़ा आता है। यानी हमने सारी सुरक्षा के पूर्व उपाय जितने भी हो सकते थे सरकार ने युद्ध स्तर पर किया है, और आज भी बच्चों को जो 15 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं उनको बड़े तेजी के साथ में वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ पर चल रहा है। प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जिले की मॉनिटर कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश में कोई जो है स्थितियां मद्देनजर हम लोग देख रहे हैं। ये बात सही है कि कुछ केसेस बढ़े हैं, लेकिन अभी अनियंत्रित वाली जो बात है वो अभी नहीं आई है। लेकिन दिनेश शर्मा जी, अभी जो हम भी हर रोज जो हम खबरें लोगों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसमें हम ये भी देख रहे हैं ऑलरेडी जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन्हें भी कोविड हो रहा है, ओमिक्रॉन हो रहा है। ऐसे में चुनौती बड़ी और जिम्मेदारी भी बड़ी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की जो रैलियां होती हैं, चुनावी रैलियां होती हैं, उसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, बहुत भीड़ जुड़ती है। निश्चित रूप में चुनौतियां विकराल है, और हमारी प्राथमिकता पहली जनता की सुरक्षा है, और जनता की सुरक्षा के लिए जो भी कड़े से कड़े उपाय होंगे सरकार उसको करने से पीछे नहीं हटेगी। और आपने देखा होगा पिछले भी कोरोना के संक्रमण में बीजेपी ने इसको अपना दायित्व माना था। बीजेपी संगठन ही एक ऐसा संगठन पूरे भारतवर्ष में था जिसने सेवा ही संगठन के नाम से कोरोना के संक्रमण के विरुद्ध जितनी भी सुविधाएं और सेवा हो सकती थी वो करने का काम किया था। हम सब उसके, हमारी सरकार भी और हमारी पार्टी भी इसके लिए तत्पर है। कोई भी स्थिति आएगी तो उसका निश्चित रूप में चुनौतियों का पूरी सक्षमता के साथ में जनता के हित में जो भी बन सकेगा सरकार करेगी। बिल्कुल। दिनेश शर्मा जी, ये बताइए कि जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म अब वो अपना रही है अपने रैलीज के लिए, तो क्या बीजेपी भी कुछ ऐसा ही सोच रही है? चुनाव आयोग के निर्देश आने बाकी है। मुझे हम समझते हैं कि सबको प्रतीक्षा करने की जरूरत होगी, और जहां तक
अगर कोई इस बारे में निर्देश आएगा चुनाव आयोग का, तो मैंने कहा कि जो वैदिक संस्थाएं हैं उनके आदेशों का पालन बीजेपी करती है। जी, हमारे लिए सुरक्षा, सबसे ज्यादा सुरक्षा हमारी जनता की है, और जनता की सुरक्षा के मद्देनजर ही जो भी निर्णय होंगे लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए, हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, अब जो अभी तक खबरें आ रही है, हालांकि इसको पुख्ता तौर पर 3:30 बजे ही हम जान पाएंगे, लेकिन आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और वहां पर बताया जा रहा है 6 से 8 चरणों में यहां पर चुनाव होंगे। आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल श्वेता, पिछली बार जो है 2017 के अंदर 7 चरणों के अंदर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, और इस बार भी लगभग उसी तरीके से होगा, लेकिन कोविड है तो ये मान के चला जा सकता है कि जो चरण है उनको बढ़ाया जा सकता है, जो चरणों की संख्या उनको बढ़ाया जाएगा, यानी कि 7 की जगह 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। उनकी संख्याओं को घटाया नहीं जाएगा। अगर पोलिंग बूथ की जो संख्या है उनको बढ़ाया जाएगा, तो ये जरूर मान के चलना चाहिए कि जो चुनावी चरण है उनकी संख्याओं को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे कम से कम लोग जो हैं वो अलग अलग बूथ पर पहुंचे और कोविड का भी पालन हो जाए और चुनाव भी संपन्न हो जाए। इन सब चीज़ों की रूपरेखा जो है चुनाव आयोग ने तैयार की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार अभी ये चाहती है और सभी पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि चुनाव तो हो, लेकिन कोविड के नियमों के तहत हो, और जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिए जाएंगे उसका पालन सबको करना होगा, चाहे वो डिजिटल रैलीज के हो या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए जो है कैंपेन को लेकर हो। अगर चुनाव आयोग जो भी निर्देश देगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको मना नहीं कर सकती है, क्योंकि वो ये नहीं कहेंगे कि हम डिजिटल कैंपेन नहीं करेंगे अगर आप हमको लेकिन इम्प्लीमेंट करते भी नहीं देखते हैं हिमांशु। अभी हमने जब बातचीत की शुरुआत की थी तब हमने देखा था कि हमने यही बात कही थी कि बिहार में और पश्चिम बंगाल में हमने यही देखा था। देखिए, क्योंकि एक तरीके से देखा जाता है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव जो है वो एक पर्व के तरीके से मनाया जाता है, और पर्व के अंदर कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियों की कोशिश ये जरूर होनी चाहिए कि जो कोविड के नियम से जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए, जो लोग आ रहे हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होनी चाहिए जो व्यक्ति पब्लिक रैली में अगर आएँ तो वो वैक्सीनेटेड हो, दोनों डोज उनको लग चुकी हों, और कोविड के नियमों का पालन किया जाए। लेकिन जब चुनाव होता है तो क्योंकि भीड़ बहुत बड़ी तादाद में आती है, तो उसको कंट्रोल करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जो है वो शायद मुझे लगता है संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा जो है एक भीड़ आती है जो अपने नेताओं को सुनने आती है, और उसके बाद जो है एक ये कह सकते हैं कि अपना मन बनाते हैं कि वोट। तो ये जरूर है कि कोशिश सब करे, लेकिन कितना पालन हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो हमने बिहार और बंगाल के चुनाव में, असम के चुनावों में देखा है कि पालन जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन इस बार चुनाव आयोग की कोशिश यही रहेगी, क्योंकि इस बार जो है वेव बंगाल चुनाव के अंदर अगर हम देखें तो उस वक्त जो है सेकेंड वेव शुरू हुई थी, और चुनाव के मध्य तक जो है वो वेव कोलकाता के अंदर आई, लेकिन कम। आसाम के अंदर उसका उतना इफेक्ट नहीं था उस वक्त, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल्स को तोड़ा गया था राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार चुनाव आयोग बहुत सख्ती करने वाला है और इंस्टेंट डिसीजन लेगा, और कार्रवाई भी जो है वो करेगा। और कार्रवाई के तौर पे, एक्शन के तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये हो सकता है कि वो उनकी चुनावी रैलियों पे बैन लगा दे, उनके नेताओं पे बैन लगा दे जिनकी रैलियों के अंदर इस तरीके से कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 2 चुनाव की तुलना में इस बार चुनाव आयोग और ज्यादा सख्ती करने वाला है। बिल्कुल, तो 5 राज्यों में आपको बता दें कि 3:30 बजे आज इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, और इसमें 5 राज्यों में कितने फेजेस में और किन तारीखों में चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर ऐलान किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में काफी अहम हो जाता है वो भी कोरोना के मद्देनजर कि किस तरह से दिशा निर्देश दिए जाएंगे चुनाव आयोग की तरफ से। और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं लगातार, अभी
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से हमने बात की। उन्होंने कहा कि जो भी दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए जाएंगे उसे हम पालन करेंगे। ऐसे में लोगों की भी जिम्मेदारी यहां पर बढ़ जाती है कि वो भी जिम्मेदार बने और कोविड प्रोटोकॉल का वो पालन करें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी, उनका स्वास्थ्य जो है सबसे अहम है और उसके बाद ही बाकी तमाम चीजें हैं। तो 3:30 बजे का इंतजार करना होगा। लगातार हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। इस बीच संजय, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में तो जानकारी ये मिली कि 6 से 8 चरणों में वहां पर चुनाव होने वाले हैं। बाकी राज्यों के बारे में क्या कोई सूचना मिल पाई है? चीनी अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में इसलिए ज्यादा चरणों में चुनाव जरूरी है कि सुरक्षा बल, बूथों की संख्या बढ़ेगी तो उन पर सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ेगी, और इसी हिसाब से ज्यादा चरणों में चुनाव होने से सुरक्षा बलों का मूवमेंट आसान होगा, उनकी तैनाती आसान होगी और सख्त इंतजाम करने बहुत आसान हो जाएंगे। आयोग ने साफ कहा है कि गाइडलाइन की अनदेखी पर चुनाव आयोग किसी भी तरह की अनदेखी के मूड में नहीं है, यानी तुरंत कार्रवाई होगी। बाकी दूसरे राज्यों के जहां तक बात है, पंजाब में मुमकिन है कि 3 चरणों में चुनाव हो, उत्तराखंड में 2 चरणों में चुनाव की बात कही जा रही है, गोवा और मणिपुर में एक चरण में चुनाव की बात कही जा रही है। फिलहाल ये सारी सूत्रों के हवाले से जानकारियां हैं। अब इसमें ये तो पता तभी चलेगा जब 3:30 बजे चुनाव आयोग अपना पर्चा खोलेगा और ये बताएगा कि आखिर उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं। लेकिन इतना तय है कि सख्ती रहेगी, चुनाव के चरण बढ़ेंगे और इसमें किसी भी तरह की अनदेखी पर चुनाव आयोग अनदेखी नहीं करने जा रहा है। बिल्कुल, तो इस बार चुनाव आयोग जो है वो अनदेखी नहीं करने जा रहा है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव के साथ साथ लोगों का भी ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आयोग ने शुरुआत में ही, जब चुनाव की तारीखों की बात हो रही थी, शुरुआत में ही ये बात पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखी थी कि अगर संभव हो तो डेट्स को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एक सुर में यही बात कही थी कि नहीं, जो निश्चित और निर्धारित पहले से समय है उसी समय में चुनाव हो। सत्येंद्र हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र, 2 से 3 चरण में वहां पर चुनाव होने की बात पंजाब में कही जा रही है। ऐसे में वहां भी जाहिर सी बात है, और अगर हम चुनाव की भी बात करें तो सिर्फ ये एक राज्य जो है वो बीजेपी के लिए एक तरह से एक कड़ा मुकाबला, एक लिटमस टेस्ट वहां पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी इन 5 राज्यों में तो बाकी के 4 राज्यों में चुनौती होगी बीजेपी के लिए कि वो अपनी पार्टी, अपनी सरकार को बचा के रखे। लेकिन पंजाब की कुर्सी को जीतना, वहां की जंग को जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और इस सबकी वजह जो है वो दरअसल किसान आंदोलन है। आपको याद होगा कि पिछले पूरे साल किसान आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर चला, दिल्ली के बॉर्डर्स पर चला, और उसका नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभी तक पंजाब में सिर्फ एक रैली प्लान की थी, और वो रैली भी कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से विफल रही। तो पंजाब की जंग भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने सहयोगी के रूप में अब की बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला और जो मालवा रीजन है उसमें खासी पकड़ रखते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जो है अब कद पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास कांग्रेस की जो फौज होती थी वो उनसे छिन चुकी है और अकेले कैप्टन रह गए हैं, और उनकी जो फौज है वो कांग्रेस में रह गई है और कैप्टन साहब अकेले हैं। कैप्टन साहब अब बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, बीजेपी की बैसाखी बनकर चलना चाह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं करते हैं तो कम से कम कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा आगे किया जाए। इसको लेकर जो है भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह का गठबंधन हुआ है। लेकिन जैसा आपने शुरुआती दौर में सवाल किया था श्वेता, भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में अब की बार राह आसान नहीं है। उनको यहाँ पर कड़ी चुनौती मिलेगी और उनको कड़ी मेहनत भी पंजाब में करनी पड़ेगी। जिस तरह के माहौल पंजाब में बना हुआ है, और इसके साथ साथ एक तरफ कड़ाके की ठंड है, कोरोना की महामारी है, तीसरा पंजाब चुनावों को लेकर लगातार इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इनपुट दे रही हैं। और आ रही हूं पंजाब से तो तमाम बड़ी खबरें आ ही रही थी, लगातार कवरेज नॉन स्टॉप आप देखेंगे आज तक पर, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जो एक्सक्लूसिव जानकारी आपको आज तक दे रहा है उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। वक्त गवाए बिना सीधे लिए चलते हैं आपको समर्थ, हमारे सहयोगी हमारे साथ है। चुनावी पार्टियों के लिए ताल ठोकने का वक्त आ चुका है। समर्थ, आपके साथ ओपी राजभर हैं। तमाम विपक्षी दल किस तरह से समूह बनाकर योगी सरकार को घेर रहे थे इतने दिनों से, अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो रहा है, क्या कह रहे हैं वो बात कीजिए उनसे।
आज तक पर आज इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस कर रहा है, कैसे देख रहे, क्या तैयारियां आप लोग की? देखिए, हम लोग 24 घंटा चुनाव मूड में रहते हैं। चुनाव बीत जाता, उसके बाद हम लोग जनता के बीच में बराबर जाते रहते हैं। और जिस उम्मीद से मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ गया कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ होगा, प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में होगा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम नहीं किया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर 2-2 बार लखनऊ में पंचायत हुई, अमित शाह जी आए, योगी से हमारी पंचायत हुई, लेकिन ये लोग जुमला बना करके रखे। 2 साल 12 महीना हो गया, मतलब 3 साल हो गया लगभग, और वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 72,234 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती में जिस तरह का इन्होंने घोटाला किया है पिछड़े दलित वंचित लोगों का, इससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और तो आप अखिलेश के साथ आ गए हैं, अब तो चीजें ठीक होंगी आपके साथ। बता तो रहा हूं कि अखिलेश यादव जी के साथ हम आए तो इन्हीं मुद्दों पर आए हैं कि जो प्रदेश में अन्ना पशु से पूरा किसान परेशान है, उसे छुटकारा दिलाना है। सड़क पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं अन्ना पशु से, तो उसको भी आम लोगों को निजात दिलाना है। रैलीज की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन का पीसी है और कोविड इस समय बढ़ रहा है यूपी में, तो क्या अगर रैलीज पे रोक लगती है पूर्णतः और वर्चुअल माध्यम पर जाते हैं तो आपका अलायंस सपा से है, तो बीजेपी वर्चुअली स्ट्रांग है, कैसे टक्कर देंगे? कोई स्ट्रांग नहीं है बीजेपी। उत्तर प्रदेश की जनता घरेलू बिजली का बिल माफ कराने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री कराने के लिए, जातिवार जनगणना कराने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए, प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए अखिलेश के साथ जनता खड़ी हो चुकी है। सीधा सवाल उनसे बदलाव के दम बना चुकी है। एक सीधा सवाल उनसे पूछिए कि क्या अगर चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जाता है कि वर्चुअल रैलीज की जाए, खतरा है कोविड का, बड़ी रैलियों पर रोक लगती है, रोड शोज पर रोक लगती है, तैयार है ये लोग? मेरा यही सवाल है आपसे, जो रोड शोज पे रोक लगती है, रथ यात्रा में आप खुद भी अखिलेश के साथ रहे हैं, अगर सब रुक जाता है आज पीसी में, तो आप लोग क्या उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, चुनाव आयोग का जो निर्देश होगा। चलिए समद के पास फिर से चलेंगे, तो चाहे वो राजभर साहब हो, इससे पहले आपने उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी सुना, दिनेश शर्मा को। सबका ये कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन सबका पालन होगा, चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। क्या चुनाव के मद्देनजर कोई बड़ा फैसला रैलियों को लेकर, रोड शोज को लेकर, बड़ी रैलियों को खास तौर पर लेकर चुनाव आयोग अपनी तरफ से सुनाता है? क्योंकि याद रखिए, एक बार फिर से चलते हैं, समद जुड़ गए हमारे साथ। समद, बीच में लाइन कट गया था, बात कीजिए उनसे। जी 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 राजभर जी, मेरा यही सवाल है आपसे कि जो आपका समाज है उसमें आपने भी कहा आईटी सेल के थ्रू पहुंचेंगे, क्या रणनीति क्या है आप लोग की? देखिए, रणनीति हम जब सरकार में थे तभी से हम चुनाव के मूड में हो जाते हैं। चुनाव के बाद हम चुनाव के मूड में हो जाते हैं। लगातार हम लोग अपने रैलियों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम में, जुलूस निकाल करके, उनके गांवों में जाकर के, चौपाल लगा करके हमारा बूथ स्तर तक हमारा संगठन तैयार है। यहाँ से जैसे कि एक ट्रांसफार्मर है और हाई पावर हाउस है, यहाँ से स्टार्टर दबता है तो चारों तरफ बिजली सप्लाई हो जाती है ना। तो अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, संजय चौहान, केशव देव मौर्य, कृष्णा पटेल, ये हम सब जो लोग हैं अपना अपना संगठन एकदम तैयार करके, एकदम हथियार टे करके बैठे कि जल्दी सूचना की जारी हो और बूथ पर हम लोग उसका जो है हमारे लोग जाकर के वोट देके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। इससे फर्क नहीं पड़ेगा? आपको लगता है कि पहले आप लोग जैसे जाके मिल रहे थे, गांव गांव जा रहे थे, रथ यात्रा निकाल रहे थे, पर इस पर रोक लग सकती है, तो इससे क्या आप लोग को लगता नहीं नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है। गौवा के लोग वोट देंगे ना, तो हमारा संगठन हमारा खड़ा है। बूथ पर हमारे कम से कम सबका जोड़ देंगे, सभी पार्टियों का। जो मोर्चे में हमारे 12 लोग हैं, तो आपको मालूम होगा कि अगर वहां 800 वोट पोल होगा, आप देखिएगा 600 खाली अकेले मोर्चा को पोल होगा। खतरा गांव में ही है कोरोना का सबसे ज्यादा। देखिए, गांव के लोग 6 नंबर का पानी पीते हैं, उनको कोई खतरा नहीं। आपने पिछले कोविड को देखा होगा कि शहरों में लोग परेशान थे, लेकिन गांव में लोग एकदम मस्त। पिछले साल गांव में भी मौतें हुई, हर गांव में भी 20 मौतें। हम नहीं कहने के हुई हैं, लेकिन उन मौतें के जिम्मेदार कौन था? सरकार थी ना। सरकार को जब ऑक्सीजन की, बेड की, दवाई की, अस्पताल में भर्ती कराने की जिम्मेदारी थी, तो ये सरकार बंगाल में वोट मांग रही थी, बिहार में
जाके वोट मांग रही थी, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उस समय इनको कोविड नहीं दिखाई दिया। यहीं उत्तर प्रदेश में जब पंचायत चुनाव की बात आई सब लोग मना किए, लेकिन प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पंचायत चुनाव करा लिया और पंचायत चुनाव करा करके कोविड इतना मतलब पीक पे था और करा लिया पंचायत चुनाव। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ भी कर सकती है। चुनाव तो इस बार भी होगा, आप लोग खुद भी जाएंगे कैंपेनिंग के लिए? जाएंगे, क्या दिक्कत है, जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग का होगा हम लोग। चलिए, गाइडलाइंस को सभी मानने के लिए तैयार है। समर्थ, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। फिलहाल एक बार बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा बता दें। चुनावी तारीखों का ऐलान अब से कुछ देर